फिल्मिस्तान बॉलीवुड के पहले स्टार मेकर का स्टूडियो जिसने दलीप कुमार और देव आनंद जैसे सितारों को मुतारफ करवाया। ये इस वक्त का दौर है जब हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम से मुतासिर होकर इंडियन सिनेमा के मुनज़्ज़म स्टूडियो सिस्टम में दरारें पड़ गईं और प्रभात फिल्म कंपनी और बॉम्बे टाकीज जैसे बड़े फिल्म स्टूडियो बंद हो गए और फिर दो और बड़े स्टूडियो निकल कर सामने आए। वी शांताराम का राज कमल काला मंदिर और शशधर मुखर्जी का फिल्मिस्तान। ये दोनों स्टूडियो भी राज कपूर के के स्टूडियोज की तरह एक शख्स के तख्लीकी ख्याल पर मबनी थे। जी हां, आज हम बात करेंगे फिल्मिस्तान के बारे में, जिसे शायद सिनेमा की तारीख में इतना याद नहीं किया जाता जितना इसका हिस्सा रहा है। फिल्मिस्तान जिसकी फिल्मों का एक ही मकसद था, तफरी और सिर्फ तफरी। इससे कबल हर स्टूडियो की अपनी अलग पहचान थी। जहां प्रभात फिल्म कंपनी ने अफसानवी और होबलवतानी की कहानियों पर मबनी फिल्में बनाए, वहीं बॉम्बे टाकीज ने समाजी मसाइल को तफरीही अंदाज में पेश किया। इस वक्त जब आज़ादी की एक तवील जिदोजहद के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, तो जब फिल्में बुनियादी तौर पर सोशलिज्म और होबलवतानी जैसे मौज़ूआत पर बनाई जाती थीं, ताहम ऐसे में फिल्मिस्तान ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने हर किस्म की फिल्में बनाई, लेकिन हर फिल्म का एक ही मकसद होता था और वो था तफरी। रोमांस, रक्स, मूसीकी, स्टाइलिश कपड़े, शहर की कहानियां और नए सितारों को मुतारफ करवाना। इन तमाम चीजों की बुनियाद जिनके लिए आज बॉलीवुड जाना जाता है, फिल्मिस्तान में सुशादेर मुखर्जी, बॉलीवुड के पहले स्टार मेकर, अनारकली, पिंक गेस्ट, शहीद, नागन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में इसी स्टूडियो से बनकर निकले। दलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, प्रदीप कुमार, साधना, वजंत माला जैसे फिल्मी सितारों की इब्तिदाई हिट फिल्में फिल्मिस्तान से ही थीं। फिल्मिस्तान ने बहुत कामयाब स्क्रीन राइटर मुतारफ करवाए और नासिर हुसैन, नतन बोस और रमेश सहगल के कैरियर को भी बुलंदियों पर पहुंचाया। फिल्मी उफुक पर रोशन सुपरस्टार्स को बनाने वालों के नाम अक्सर पस मंजर में ही गुम रहते हैं। पर्दे के पीछे फिल्मिस्तान के सरबराह सुशादेर मुखर्जी भी ऐसी ही एक शख्सियत थे, जिन्होंने दलीप कुमार, देव आनंद, प्रदीप कुमार, वजंत माला और शम्मी कपूर जैसे सुपरस्टार्स का कैरियर बनाया और उन्हें आसमान की बुलंदियों तक ले गए। सही मानों में वो बॉलीवुड के पहले स्टार मेकर। फिल्मिस्तान कैसे बना? 1940 में जब देविका रानी ने बॉम्बे टाकीज की बागडोर संभाली, तो जल्द ही स्टूडियो का माहौल बदल गया और वाज़े दरारें पड़ना शुरू हो गईं। इस दौरान वहां धड़ेबंदी तेज हो गई और हुमानिशो राय के करीबी साथी शशधर मुखर्जी ने बगावत कर दी। उनके साथ बॉम्बे टाकीज के सबसे बड़े स्टार अशोक कुमार भी थे, जो सुशादेर के बहनोई भी थे। स्टूडियो की सबसे कामयाब फिल्म किस्म के हिदायतकार विज्ञान मुखर्जी भी उनके हमरा शामिल हो गए। ये तीनों अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर स्टूडियो से निकल गए। बॉम्बे टाकीज इस धचके से कभी नहीं निकल सका और चंद साल बाद बंद हो गया। लेकिन 1943 में सुशादेर मुखर्जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया स्टूडियो फिल्मिस्तान शुरू किया। पहले यहां शारदा स्टूडियो हुआ करता था, जो आग लगने से तबाह हो गया। फिल्मिस्तान ने वही जगह मुंबई के गिरगांव वेस्ट में ली। तकरीबन 5 एकड़ पर फैला ये स्टूडियो वक्त की तबाहकारियों को सहते हुए आज भी मौजूद है। इसमें 7 शूटिंग फ्लोर, एक शिव मंदिर और एक सरसब्ज ओशादाब बाग भी है, जिसे अपने हजारों फिल्मों में देखा होगा। फिल्मिस्तान के मरकजी सुतून सुशादेर मुखर्जी थे, हिदायतकार ज्ञान मुखर्जी थे और मरूफ स्टार अशोक कुमार थे। इसके मालियाती इंतजाम की जिम्मेदारी चुन्नी लाल कोहली को दी गई, जो बॉम्बे टाकीज से उनके साथ आए थे, और अजीम मूसीकार मुदुन मोहन के फिल्में बनाने का मॉडल ज्यादातर बॉम्बे टाकीज से लिया गया था। फिल्मिस्तान की पहली फिल्म चल चल रे नौजवान 1944 थी, जिसकी हिदायतकारी ज्ञान मुखर्जी ने की थी और इसमें अशोक कुमार और नसीम बानो ने अदाकारी की थी, लेकिन यह पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्मिस्तान की इब्तिदाई फिल्मों में से एक और फिल्म 8 दिन 1946 थी, जो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इसे इस मुनासबत से याद किया जाता है कि उर्दू के मशहूर अदीब सादत हसन मंटो ने न सिर्फ इसकी तहरीर में हिस्सा डाला, बल्कि इसमें फिजाइया के एक अफसर का किरदार भी अदा किया। ये वो वक्त था जब बंगाली सिनेमा का सुनहरी दौर इख्तिताम की जानिब जा रहा था और उसके बड़े नाम बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर रहे थे। फिल्मिस्तान ने इस मौका से फायदा उठाया। पहले डायरेक्टर नतन बोस आए और फिर एक म्यूजिक कंपोजर आए, जिन्होंने फिल्मिस्तान से शुरुआत की और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर एस डी बर्मन के तौर पर नाम कमाया।
नतन बोस ने अगली फिल्म मजदूर की हिदायत कारी की ताहम लेकिन फिल्म शिकारी 1946 जिसकी मौसीकी एस.डी. बर्मन ने तरतीब दी थी बहुत कामयाब रही और बिलाखिर स्टूडियो कामयाब करार पाया। सुशादेर मुखर्जी ने जान लिया था कि अच्छे गाने और मौसीकी फिल्म की कामयाबी की जमानत होते हैं, इसलिए एस.डी. बर्मन के बाद सी रामचंदर और हेमंत कुमार भी फिल्मिस्तान से जाड़ गए। इस स्टूडियो की मौसीकी की नशिस्तें इस वक्त इंडस्ट्री में काफी मशहूर थीं और यहां बनने वाली फिल्मों में 7-8 गानों का होना मामूल की बात थी। बंकम चंद्र चटर्जी के 1950 में लिखे गए बंदे मारुतम को इंडिया का कौमी तराना बनाया गया था, लेकिन यह हैरत अंगेज तराना 2 साल बाद अपने हकीकी मानों में पूरे मुल्क में जगह बना गया जब हेमंत कुमार ने 1952 में फिल्मिस्तान में इसे दलीप कुमार फिल्मिस्तान के स्टार और फिर वो वक्त आया जब 1946 में बाज इख्तिलाफात की वजह से अशोक कुमार ने फिल्मिस्तान छोड़ दिया और वापस बम्बे टाकीज चले गए और वहां कुछ हिट फिल्में बनाए। लेकिन उनके बाद फिल्मिस्तान को एक नए और बड़े स्टार की जरूरत थी। 1 साल बाद दलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म नदिया के पार और फिल्मिस्तान में हिट हो गई, लेकिन असल हलचल उनकी 1948 में रिलीज होने वाली फिल्म शहीद ने पैदा की, जो इस साल की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। इसके बाद कामिनी कौशल के साथ फिल्मिस्तान के लिए उनकी तीसरी फिल्म शबनम भी हिट रही। फिल्मिस्तान के अलावा दलीप कुमार ने दीगर प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर मेला और अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में भी दी। इन 2 सालों ने दलीप कुमार को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार अदाकार के तौर पर मुतारफ करवाया। जब सुशादेर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान स्टूडियो छोड़ा, एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब 1950 में सुशादेर मुखर्जी ने स्टूडियो में अपने हिस्से एक ताजिर तोलाराम के हाथों फरोख्त कर दिए। ये वो वक्त था जब मुंबई में एक के बाद एक स्टूडियो बंद हो रहा था। कई साल तक फिल्में बनाने के बाद वो थक चुके थे और ब्रेक लेना चाहते थे। वो इंग्लैंड चले गए और तोलाराम फिल्मिस्तान के चीफ प्रोड्यूसर बन गए, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्में नहीं चल सके। तोलाराम समझ गए कि फिल्में दूसरे कारोबार से मुख्तलिफ हैं। फिल्मिस्तान में सुशादेर मुखर्जी के तख्लीकी ख्यालात की कमी थी। आखिरकार सुशादेर मुखर्जी वापस आ गए और उनके साथ फिल्मिस्तान की कामयाबी भी। प्रदीप कुमार को स्टार बनाया गया। 1953 में बनने वाली अनारकली ने एक नए हीरो प्रदीप कुमार को मुतारफ करवाया। अनारकली इस साल की सबसे कामयाब फिल्म थी। वो कहानी जिस पर के आसिफ ने 7 साल बाद मुगल आजम बनाई। अनारकली के साथ एक और सितारा पैदा हुआ। ये स्क्रिप्ट राइटर नासिर हुसैन थे, जो बाद में बॉलीवुड के बहुत कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए। प्रदीप कुमार के साथ हीरो के तौर पर बनाई गई अगली फिल्म नागन 1954 थी, जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और उसने प्रदीप कुमार को स्टार बना दिया। अदाकारा वजंत माला की पहली कामयाब हिंदी फिल्म भी नागन थी। नागन के गाने बहुत हिट हुए और उसकी नागन धन आज भी अमर है। यहां तक कि मुख के सांप पालने वाले भी अपनी बांसुरी पर एक ही धन बजाते हैं। खास बात यह है कि फिल्म के लिए वो धन बैन पर नहीं बल्कि कुल्लिवलीन नामी एक आले पर बिजाई गई थी। 1954 फिल्मिस्तान का सुनहरी शहरी जिंदगी की फिल्में तकसीम के बाद एक वक्त ऐसा आया जब इंडिया में देहातों और छोटे शहरों से लोग काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख करने लगे। शहरों के सिनेमा में जिदोजहद, ख्वाब, रोमांस और कामयाबी की नई कहानियां उभरने लगे। सुशादेर मुखर्जी भी ऐसी कहानियों पर मबनी तफरीही और तिजारती फिल्में बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत देव आनंद के अकाउंटेंट से हुई। ये फिल्म नासिर हुसैन ने लिखी थी और उसकी हिदायतकारी सुशादेर के छोटे भाई ने की थी। फिल्म हिट रही और अगली फिल्म में भी यही टीम थी और हीरो भी देव आनंद थे। इस बार न सिर्फ थीम शहरी थी बल्कि फिल्म का नाम भी अंग्रेजी में पिंगेस्ट था। इस वक्त ये बिल्कुल नए अंदाज की फिल्म थी और बहुत हिट हुई थी। किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए हुए गीत आज तक लोगों को अज़बर है। इसी साल मुसन्निफ नासिर हुसैन को फिल्मिस्तान की अगली फिल्म तुम्हें नहीं देखा से हिदायतकार बनने का मौका मिला। हीरो के किरदार के लिए देव आनंद से राब्ता किया गया। किसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया और फिर फिल्म के हीरो शम्मी कपूर थे, जो इस वक्त तक इंडस्ट्री में जिदोजहद कर रहे थे और इस ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फिल्म से उन्हें पहली बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन इस फिल्म के साथ ही स्टूडियो की किस्मत एक बार फिर बदल गई। ये फिल्म फिल्मिस्तान की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। तोलाराम और सुशादेर मुखर्जी के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुखर्जी ने एक बार फिर फिल्मिस्तान छोड़ दिया। इस बार वो वापस नहीं आए।
ان کے بعد کئی فلمیں بنے لیکن ان میں وہ چیز نہیں تھی جو پچھلی ٹیم کی بنائی گئی فلموں میں تھی۔ 1943 سے 1957 تک سشادیر مکھرجی نے فلمستان کے لیے 27 فلمیں بنائیں جن میں سے 19 ہٹ ہوئیں۔ ایک ایسے وقت میں جب اسٹوڈیوز عام طور پر اداکار اور ہدایت کار راج کپور وی شانتارام چلاتے تھے، سشادیر مکھرجی نے خود کو ایک پروڈیوسر کے طور پر منوایا۔ انہوں نے نہ صرف فلمیں بنائیں بلکہ کئی ستارے بھی متعارف کروائے اور فلمستان اسٹوڈیو کو آسمان کی بلندی۔ مکھرجی کے خاندان کا شمار فلم انڈسٹری کے ممتاز خاندانوں میں ہوتا ہے اور وہ آج تک فلموں سے وابستہ ہے۔ مکھرجی کے چھوٹے بھائی فلم ڈائریکٹر سبودے مکھرجی اور فلم پروڈیوسر پربودھ مکھرجی تھے۔ سشادیر کے 4 بیٹے تھے جن کے نام جوئے مکھرجی، دیپ مکھرجی، شومو مکھرجی اور شبیر مکھرجی ہے۔ دیپ مکھرجی کے بیٹے آیان مکھرجی آج ایک کامیاب ہدایت کار ہے۔ شومو کی بیٹی اداکارہ کاجول ہے۔ سشادیر کے بڑے بھائی فلموں میں نہیں تھے لیکن ان کی پوتی رانی مکھرجی فلموں پر راج کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلمستان اسٹوڈیو جو کہ اپنے سنہرے دور کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے، اب بھی ممبئی کے شہر گرگاؤں میں موجود ہے اور اپنے وجود کی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ یہاں اب اکثر ٹی وی سیریل اور اشتہارات کی شوٹنگ ہوتی ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چند سالوں میں اس کا حشر بھی آر کے اسٹوڈیو جیسا ہو جائے گا۔ یہاں بھی فلم اسٹوڈیو کی جگہ نیا کمپلیکس بنایا جائے گا۔ لیکن اسٹوڈیو زندہ رہے یا نہ رہے، اس کی کامیابی کی کہانی فلمی تاریخ میں باقی رہے گی۔